गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हम अपने नेक्स्ट जो क्लास है बायोलॉजी कोऑर्डिनेटर की जो बुक है उसमें नेक्स्ट क्लास अपनी जो है उसका अंदर हमने फिश माइग्रेशन की स्टडी कर रहे थे। किसकी स्टडी कर रहे हैं? फिश माइग्रेशन। और फिश माइग्रेशन में हमने अब तक जो स्टडी की थी कि माइग्रेटरी जो फिश होती है, प्रवासी जो मछलियाँ होती हैं, वो कितने प्रकार की होती है, जैसे समुद्रगामी, समुद्रपैगामी, कई प्रकार के हमने 4-5 तरीके की फिश के बारे में स्टडी की है। आज हम 2 फिश के बारे में स्टडी करेंगे जिनमें समुद्रपैगामी जिसे हम एनाड्रोमस और एक होता है समुद्राभिगामी जिसे हम कैटाड्रोमस प्रकार का माइग्रेशन कहते हैं। उनके बारे में हम 2 एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। एक पढ़ेंगे हम साल्मन मछली में, एक पढ़ेंगे हम साल्मन फिश में। और इसमें जो माइग्रेशन पाया जाता है, इसमें जो स्पेशल माइग्रेशन पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एनाड्रोमस टाइप। कौन सा पाया जाता है? एनाड्रोमस। इसे हिंदी में बोलते हैं समुद्रपैगामी। समुद्रपैगामी अर्थात ये मछलियां रिप्रोडक्शन के लिए, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। रीजन क्या है? कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन का कारण क्या है? रिप्रोडक्शन है। और इसमें जो मछलियां जाती हैं वो कैसे जाती हैं? ये सी वाटर को, समुद्री पानी से ये रिवर यानी मेराइन वाटर को, मेराइन वाटर से ये जाती है फ्रेश वाटर में। किसके लिए जाती है? सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन के लिए, यानी रिप्रोडक्शन करती है। रिप्रोडक्शन के लिए जो साल्मन फिश है वो लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? ये अप्रोक्सीमेटली 3600 किलोमीटर की दूरी तय करके ये समुद्र से नदी के अंदर जाती है। जहां इनका जन्म हुआ था उसी स्थान को ये चूज करती है। ठीक है, ये उस स्थान की तलाश करती है जहां पर इनका जन्म हुआ था। कुछ वर्ष पहले इनका स्वयं का जन्म हुआ है। ये इन स्थलों में आकर, यानी समुद्र से नदी में आकर, देखो ये समुद्र है और ये नदी वाला क्षेत्र है, ये यहाँ से इस क्षेत्र में आती है और इस क्षेत्र के अंदर उस स्थान की तलाश करती है जहाँ इनका स्वयं का जन्म हुआ था कुछ समय, यानी कुछ वर्ष पहले। यहाँ पर आने के बाद में ये फूड यानी न्यूट्रिशन करना, भोजन करना बंद कर देते हैं। मेल और फीमेल क्या कर देते हैं? न्यूट्रिशन करना बंद कर देते हैं। ये कब जाते हैं? जब यहाँ पर इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी उत्पन्न हो जाती है, ये लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, तब ये यहाँ से यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जाने के बाद में मादा क्या करती है? मादा नदी के तल में नीचे पेंदे के अंदर जो बजरी होती है उसको हटाकर एक तस्त्री नुमा, किसके समान? एक तस्त्री नुमा एक गड्ढा बनाती है, एक घोंसले का निर्माण करती है। नर इससे पहले क्या करते हैं? नर और मादा जोड़े बनाते हैं। मादा इन गड्ढों में अंडे देती है और उस समय नर काफी उग्र रहता है, यानी मादा जब इन गड्ढों में अंडे देती है उस समय नर इनकी पहरादारी करता है, उस समय बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रहता है, यानी इस क्षेत्र के आसपास में किसी भी दूसरे फिश को आने नहीं देता। ठीक है ना?
अंडे देने के उपरांत प्रौढ़ यानी जिसके जो बुजुर्ग होते हैं वो मर जाते हैं। अगर कुछ जीवित रह गए तो वो क्या करते हैं, वापस समुद्र की तरफ लौट आते हैं और वहीं पर वापस ये अंडे देना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, यानी 8 से 9 वर्ष के भीतर ये 2 से 3 बार अंड प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं। हैचिंग क्रिया होती है, मतलब इनमें हैचिंग क्रिया होती है। अंडा जब फूटता है तो उससे जो बच्चा निकलता है, इस क्रिया को बोलते हैं हैचिंग। अंड स्फोटन, इसे क्या बोलते हैं, स्फोटन की क्रिया। ठीक है, और इन अंडों से जो निकलता है वो मीन समान लार्वा होता है। मीन समान एक कुछ समय तक इन्हीं पर्वत धराओं में यहीं पर वो रहता है, नदी के अंदर ही रहता है। ठीक है, फिर जब इसके अंदर, इस एनिमल के अंदर जब लवणीय ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, लवणीय ग्रंथियों का क्या फायदा होता है, क्योंकि जब ये बच्चा इधर जाता है किशोर अवस्था के अंदर, तो नमक यानी समुद्र के पानी में लवण ज़्यादा पाए जाते हैं और ज़्यादा पाए जाने के कारण एक्स्ट्रा जो लवण होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए साल्ट ग्लैंड का होना आवश्यक होता है। अतः जब तक बच्चे में साल्ट ग्लैंड पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती है तब तक वो समुद्र में वापस नहीं आता। ठीक है, और जैसे ही उसमें लवण ग्रंथियां विकसित हो जाती है तो वो समुद्र में वापस लौटने लायक हो जाता है। और उस अवस्था को, मतलब किशोर के समान जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं एल्बिन्स। क्या बोलते हैं, एल्बिन। किशोर लाइक समझना, किशोर समान, जिसमें क्या बन जाती है, साल्ट ग्लैंड डेवलप हो जाती है, साल्ट ग्लैंड विकसित हो जाती है। ठीक है, अब अभिगमन यानी माइग्रेशन की क्रिया के दौरान इसका स्टार्टिंग में कलर कैसा था, सिल्वर लाइट, चांदी के समान। ठीक है, ये लाल भूरे रंग की हो जाती है। जब ये इधर जाती है तो लाल भूरे रंग की हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, त्वचा मोटी हो जाती है, स्पंजी हो जाती है। लैंगिक द्विरूपता यानी मेल और फीमेल अच्छी तरह दिखाई देते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है। यानी समुद्र में जब रहती है साल्मन मछली तब उसका कलर कैसा रहता है, सिल्वर कलर, लेकिन जब ये यहाँ पर जाती है तब उसका कलर कैसा रहता है, लाल भूरा रंग। और उस समय लैंगिक द्विरूपता अच्छी तरह नजर आती है, अर्थात लैंगिक द्विरूपता का मतलब मेल और फीमेल अच्छी तरह स्पष्ट रूप से नजर आते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, क्योंकि उसी समय गोनेड्स पूर्णतया विकसित हो जाते हैं। ठीक है, विशेषकर अगर नर में देखें, इधर से इधर लौटते समय नर में देखें जबड़े लंबे और पतले हो जाते हैं, आकृति हुक के समान हो जाती है, नर और मादा जोड़े बनाते हैं। नर इस क्रिया हेतु यानी अन्य सदस्यों से युद्ध करता है, उस इधर से इधर जाता है, तब नर और मादा मेल एंड फीमेल कपल बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। और जो मेल होता है इस क्रिया के लिए अन्य सदस्यों से युद्ध करता है। नर लाल और मादा काली मछलियों के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये माइग्रेशन एक साल्मन मछली में पाया जाता है। ठीक है, और जब ये समुद्र में लौटती है तो इनका, जब ये वापस अगर समुद्र में आ रही है तो इनका कलर वापस सामान्य हो जाता है। ठीक है, ये इसी प्रकार का माइग्रेशन पेट्रामाइजोन में भी पाया जाता है, लेकिन पेट्रामाइजोन फिश न होकर साइक्लोस्टोमेटा की सदस्य है। एगेंथोस्टोमेटा में जो साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है उसकी सदस्य है पेट्रामाइजोन। ठीक है, हिल्सा एक एग्जाम्पल है जो भारतीय महासागरों से नदियों में प्रवास करती है। भारतीय जो सी है, इंडियन सी,
उनसे नदी में प्रवेश करती है। इंडिया की बात करें तो हिल्सा जो मछली है वो ऐसे, और इनकी दूरी कितनी होती है, लगभग 3600 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की दूरी होती है, 3600 किलोमीटर की। 3600 किलोमीटर की दूरी तय करके ये नदी में जाती है, जनन क्रिया करते हैं, या तो मर जाते हैं प्रौढ़ या वापस लौट आते हैं। जन्म यानी माइग्रेशन करने से पहले इनका कलर कैसा होता है, सिल्वर कलर का, लेकिन जब माइग्रेशन करती है तब इनका कलर कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का, और लैंगिक द्विरूपता अच्छी तरह नजर आती है। ये तो किसका था, साल्मन फिश एनाड्रोमस, समुद्रापैगामी, यानी रिप्रोडक्शन के लिए समुद्र से नदी में जाना, वहां पर यानी जनन क्रिया करना और स्वयं भोजन करना बंद कर देना, और स्वयं या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाना, या अगर बाई चांस इधर आ गई तो पुनः वो उसी क्रियाक्रम को वापस दोहराते हैं। अब हम सेकंड जो स्टडी करेंगे वो है ईल मछली। ईल, इसका नाम क्या है, ईल्स। इसे अगर देखते हैं तो टेट्राड्रोमस प्रकार की माइग्रेशन है, यानी समुद्राभिगामी है। कौन सा है, समुद्राभिगामी। इसका मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन के लिए, इसका भी कारण क्या है, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का कारण क्या है, रिप्रोडक्शन है। क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इस मछली के अंदर अगर आप देखते हो सी, यानी ये मछली किससे किस साइड में जाती है, ये जाती है रिवर टू सी वाटर, सी यानी फ्रेश वाटर टू मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर टू मेराइन वाटर। इनका रंग नदी में कैसा होता है, सिल्वर कलर। कैसा होता है, सिल्वर कलर। लेकिन इसमें अगर समुद्री पानी में ये माइग्रेट होती है उस समय इनका रंग कैसा हो जाता है, यानी ऐसा नहीं है इसमें, देखिए, यानी पतझड़ का मौसम, यानी पतझड़ का जब पत्तियां गिरती है पेड़ पौधे की, उसी मौसम के अंदर ये मछली क्या करती है, इनका रंग पीला रंग चांदी जैसे चमकीले रंग में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पीला रंग। इनका जो पीला कलर होता है वो चांदी जैसे कलर में बदल जाता है, ठीक है। यानी इनका येलो कलर रहता है, और ये जब फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर की तरफ जाती है तो इनका कलर हो जाता है सिल्वर जैसा। पतझड़ के मौसम में ये माइग्रेशन होता है। इनकी जो आहार नाल होती है, इस मछली की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो सिकुड़ जाती है। अब सिकुड़ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, भोजन करना बंद, क्योंकि इनकी एलिमेंट्री कैनाल सिकुड़ जाती है, अतः प्राणी भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। नेत्र यानी आंखें जो होती है, जब इधर से इधर यानी नदी से समुद्र में जाती है तो इनकी आंखें अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती है। इनमें स्विम ब्लैडर जो होते हैं उनकी साइज बड़ी हो जाती है। बॉडी के अंदर गोनेड्स जनक ग्रंथियां जो होती हैं वो विकसित हो जाती हैं,
और परिपक्व हो जाती है, क्योंकि माइग्रेशन का कारण क्या है? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन कब होता है? जब जलद ग्रंथियां गोनेड्स जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, तब ये फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए जाती है। और इसी दरमियान ये चांदी के कलर की दिखने वाली ईल मछली समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाती है। बरमूडा जो एक जगह है, उसमें सेरागोस सारगेसो जो समुद्र है, ठीक है, उसके अगर देखते हैं तो लगभग 4500 किलोमीटर लंबी, यानी 4500 किलोमीटर लगभग दूरी तय करती है ये ईल मछली, जब उस सेरागोसा सागर के अंदर एंटर करती है तब। और लगभग पानी के अंदर 500 मीटर की गहराई में अंडे देती है। कहाँ देती है? 500 मीटर की गहराई में। जैसे मान लीजिए ये समुद्र है और ये नदी है, यहां से लगभग 4500 किलोमीटर की दूरी तय करती है और डीप में कितना? 500 मीटर अंडे देती है, अंडे देती है। समुद्र में कितनी गहराई में अंडे देती है? 500 मीटर, यानी ½ किलोमीटर लगभग नीचे। अंडे देने के बाद में जो पेरेंट्स होते हैं, यानी अंडे देने के बाद में पेरेंट्स की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु, ठीक है। और अंडों से छोटे छोटे पारदर्शी पत्ती के समान चपटे 6 mm लंबे, 6 mm से भी कम लंबाई के प्लवकीय लार्वा निकलते हैं। इनसे क्या निकलते हैं? लार्वा, प्लवकीय, तैरने वाले, जो फ्री तरीके से वो तैर सकते हैं। अंडों में जैसे ही स्फुटन होता है, नदी से समुद्र में जाते हैं, पेरेंट्स वहां पर अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद में पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में अंडों से स्फुटन की क्रिया होती है। स्फुटन से इनमें क्या निकलता है? लार्वा निकलता है, ठीक है। और लार्वा फ्री स्विमिंग करने वाला होता है। क्या होता है? लार्वा फ्री स्विमिंग करने वाला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेप्टोसिफेलिया। उसको क्या बोलते हैं? लार्वा को लेप्टोसिफेलिया, ठीक है। इनके दांत सुई के समान तीखे और पैने होते हैं। इस लार्वा के दांत कहते हैं सुई के समान तीखे और पैने होते हैं, जिससे ये कुतर कर भोजन को प्राप्त कर सके। और जैसे जैसे यात्रा करता है ये, यानी स्विमिंग करता है, लगभग 8 किलोमीटर की, जैसे जैसे ये यात्रा करता है तो इसका शरीर कितना लंबा हो जाता है? 8 सेंटीमीटर लंबे जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्वर। जब इसकी 8 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है उस समय इसको क्या बोलते हैं? एल्वर। इस लार्वा को क्या बोलते हैं? एल्वर नाम दिया गया है। और अपने स्थल से, अपने जन्म स्थल से, यानी अपने जन्म स्थल से वापस अपने पेरेंट्स के स्थल पर लौटने, यानी लौटने तक तट के निकट लवणीय जल में रुक जाते हैं, यानी लवणीय जल में रुकते हैं, ठीक है। जबकि अगर इनकी हम देखते हैं, देखो इनमें जो नर होते हैं वो समुद्री और नदी के पास में जो लवणीय जल होता है उसके पास में, यानी समुद्र के किनारे पे जो लवणीय जल होता है उसके अंदर ये काफ़ी समय बिताते हैं। वहीं पर इनमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। लगभग 2 साल के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होने के बाद में ये जब नर छड़ने योग्य हो जाता है नदी के अंदर, तब ये नदी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। जबकि जो मादा होती है, जबकि मादा स्वच्छ जल स्रोतों में डायरेक्ट ही प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इस प्रकार से जो ईल मछली होती है, इसमें नदी से समुद्र में रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेशन होता है। ये हमने 2 प्रकार के माइग्रेशन 2 एग्जाम्पल से स्टडी की है।
साल्मन मछली में एनाड्रोमस और ईल मछली में कैटाड्रोमस। इसमें समुद्र से नदी में जाती है रिप्रोडक्शन के लिए, इसमें नदी से समुद्र की तरफ गमन करती है। इसमें जो कलर होता है इसमें भी कलर चेंज होता है। पहले इसमें चांदी के समान कलर था, यानी इसमें सिल्वर कलर रहता है और वो किसमें कन्वर्ट होता है, ब्राउनिश कलर में, लाल भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इसमें पहले कलर कौन सा होता है, इसमें लाल भूरे यानी पीले रंग से इसमें येलो कलर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर कलर में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से ये आपका फिश माइग्रेशन के अंदर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं और ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो आपका जो टॉपिक है वो उसका नाम है फिशेज में पेरेंटल केयर। फिशेज में पेरेंटल केयर यानी पेरेंटल केयर का मतलब क्या होता है, बच्चों की तब तक देखभाल करना जब तक वो खुद अपनी सुरक्षा न कर ले। ठीक है, अंडों की और बच्चों की तब तक सुरक्षा करना तब तक जब तक इनमें स्फोटन क्रिया न हो जाए और बच्चे खुद अपनी सुरक्षा न कर सके। अतः माता पिता के द्वारा ये सुरक्षा की जाती है, जिसे हम पेरेंटल केयर बोलते हैं। अपना नेक्स्ट लेसन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।